हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 8 सामाजिक के लिए जो आपके 3 नंबर और 4 नंबर में जो प्रश्न आएंगे उनके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लगभग प्रत्येक पार्ट से कुल यहाँ पर 15 प्रश्न लिए हैं। उसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप अगर आपने और भी तैयारी करी तो कम से कम आप इनको भी तैयार करके जाएं, आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। उन्होंने तहसील के दफ्तरों, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि सभी के लिए उनके पृथक रिकॉर्ड से रूम बनवाए और जिनमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो यहाँ पर देखो, इसका आंसर होगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखती थीं। यूरोप के बाजार में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग आदि की जबरदस्त मांग थी। इसी व्यापारिक संभावना के कारण वे यानी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? कोई 3 कारण हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हमारा पहला कारण हो जाएगा, टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी था तथा अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था। इसके बाद दूसरा लिखेंगे कारण, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत यानी कि टीपू के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने की मनाही कर दी थी। तो इस तरीके से हम इनके 3 कारण लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? यानी कि जो ब्रिटिश शासन था वहाँ पर जो घुमंतू काश्तकार थे यानी कि जो खेती करते थे उनके सामने कौन सी समस्याएं थी? कोई 3 हमें यहाँ पर लिखनी है। तो पहले हम लिखेंगे, घुमंतू काश्तकारों के लिए कम पानी तथा सूखी मिट्टी वाली जमीन पर हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था। इसके बाद अगला है, हलों की मदद से खेती करने वाले घुमंतू काश्तकारों के खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। अगला है, अच्छी उपज नहीं होने के कारण उन्हें लगान चुकाने में दिक्कत आती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर होगा, बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना अति आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नए कानून कैसे बनते हैं? तो यहाँ पर देखो, कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, फिर संसद में कानून को पारित किया जाता है। यहाँ पर देखो, कोई कानून बनवाना है तो पहले क्या करेंगे, जो समाज के विभिन्न जो समूह होंगे वो उस कानून की मांग करेंगे कि ये कानून भी होना चाहिए। फिर सरकार उस पर अमल करती है और उसको संसद में पारित करवाया जाता है। फिर वो क्या बनता है, एक नया कानून बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशय है? इसका उत्तर होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते हैं। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पर देखो न्यायाधीश की क्या भूमिका है। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनकर अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों की तरफ से पेश सबूतों की जांच करके कानून के अनुसार निर्णय देते हैं। आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं, दोषी होने पर उसकी सजा का निर्धारण भी करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हाशियाकरण से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो, ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता है तथा उसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसे संसाधन जो जैसे खत्म हो जाए तो हम उन्हें तुरंत बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे हवा है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश देखो आता ही रहता है, जैसे अभी चला गया तो फिर सुबह जाएगा, इस तरीके से हवा भी चलती रहती है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जो जिनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये चीज़ें देखो बनी हुई है हजारों सालों से, जो इनके ज़मीन में पेड़ वगैरह पौधे वगैरह जानवर ये जो दबे हुए थे उनके दबाव के कारण ये चीज़ें बनी, तो इनको बनने में ही हजारों करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद अगला है धात्विक और अधात्विक खनिज क्या है। तो धात्विक खनिज लिखेंगे हम, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है और इसके लोहा अयस्क, बॉक्साइड, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातुएं पाई जाती है, मतलब जो वो मिलावट के रूप में होती है लेकिन इनमें धातुएं पाई जाती हैं। इसके बाद अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, यानी कि इनमें धातुओं का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर। तो इस तरफ हमने लिखे हैं निर्वाह कृषि, इस तरफ लिखिए गहन कृषि। तो देखो इसके अंतर्गत निर्वाह कृषि का है, इसके अंतर्गत खेतों पर परिवार के लोगों द्वारा जीवन निर्वाह हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें परिवार के जो लोग हैं उनको जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है, किसमें, निर्वाह कृषि में। और गहन कृषि में क्या करते हैं, गहन कृषि में किसान छोटे खेतों पर अधिक श्रम व संसाधन की सहायता से कई फसलें उत्पादित करते हैं। इसके बाद है निर्वाह कृषि में अधिकांश कार्य हाथों से ही किया जाता है, जबकि गहन कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है निर्वाह कृषि में पूंजी की कम आवश्यकता पड़ती है, जबकि गहन कृषि में पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण रहे थे। कोई 3 कारण यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो पहला कारण है अंग्रेज राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लगे थे। दूसरा है उन्होंने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। इसके बाद अगला है अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर आर्थिक शोषण की नीति लागू की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे व क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका उत्तर होगा भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा पर टिप्पणी लिखिए। तो इस पर हम लिखेंगे ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है, इसका क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं।
ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने जो टोटल 15 क्वेश्चन थे जो आपको 3 और 4 नंबर में वहाँ पर मेन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार, जैसे आपने कहीं से भी तैयारी करी हो, लेकिन आप एक बार इन क्वेश्चन को भी ज़रूर याद करके जाएं और आपको ये ज़रूर देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।